अब बोर मॉडल के आधार पर हम nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमने माना था कि m द्रव्यमान का और E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन है। ये कोई परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है। नाभिक पर आवेश Jd है, धनावेशित होता। यहाँ पर इसके चारों ओर कक्षाएं हैं। यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान m है, आवेश E है। ये v वेग से चक्कर लगा रहा है और दोनों के बीच की दूरी r है। तब बोर के क्वांटम प्रतिबंध से क्वांटम प्रतिबंध अपन ने पढ़ा था, क्या था भाई दूसरे नंबर वाला? कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है ना। फिर यहां से क्या किया था हमने? v का मान निकाला था, ये mr का क्या कर दो पक्षांतर, तो क्या आ गया था? v बराबरी से nh/2πmr, समीकरण नंबर 1 दे दिया था। फिर उसके बाद दूसरा वाला शर्त लगाई थी अपन ने, गतिज संतुलन में क्या होता है? गतिज संतुलन में होता है अभिकेंद्री बल बराबरी से विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। 5वें नंबर की कंडीशन है ना। मान रखो अभिकेंद्री बल का फार्मूला mv²/r, स्थिर विद्युत बल का मान 1/4πε0 × Q1 Q2, आवेश नाभिक का आवेश गुणित इलेक्ट्रॉन का आवेश और बटे r का स्क्वायर, पढ़ा था ना अपन। फिर क्या किया था भाई? ये r से इसकी एक घात क्या हो गई? कट गई। फिर जो बचा वो लिख दो, क्या बचा? mv² बराबरी से, इधर देखो ऊपर अंश में क्या बचा? Jd² और हर में क्या बचा? 4πε0 r बच गया। फिर यहाँ v का मान रखा था अपन ने, यहाँ से देख के मान रखेंगे तो m जैसा का वैसा, v की जगह nh/2πmr पूरे का स्क्वायर बराबरी से इधर जैसा का वैसा Ze²/4πε0 r। इधर m जैसा का वैसा, इधर प्रसार कर दो, वर्ग है पूरे का तो क्या हो जाएगा? n² h², 2 का वर्ग होगा 4 π² m² और r²। इधर वाला जैसा का वैसा Ze² 4πε0 r। जो कटता उसे काटो भाई। ये देखो m से यहाँ m² है, m से एक घात कट गई, r इधर है, इधर r² है तो r से इसकी एक घात कट गई। ऐसे पाई से ये घात कट गई, 4 से 4 कट गया पूरा पूरा। ठीक है, जो बचा उसका तिर्यक गुणा करके लिखो। देखो यहाँ ऊपर n² h² बचा और इसका गुणा इधर क्या बचा? केवल ε0 बचा और बराबरी से इधर Jd² बचा और उसका गुना होगा इधर, इधर बटे में क्या बचा? पाई बचा, m बचा और r बचा। पाई m r। हमको क्या ज्ञात करना है? nवीं कक्षा की त्रिज्या, आर्यन का मान ज्ञात करना, r का मान। तो r बराबर से तो ये बाकी काय में चला जाएगा? बटे में, है ना। n² h² ε0 बटे इनका पक्षांतर कर दो, Ze² पाई m बराबरी से क्या बच गया? r। अतः nवीं कक्षा की त्रिज्या, r की जगह क्या लिखेंगे? आर्यन। आर्यन बराबरी से n² h² ε0 Ze² पाई m।
ये एनवी कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक आ गया। फिर इसके बाद हमने प्रथम कक्षा के लिए लिखा था इसको, है ना, प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए, उसको भी देख लेते हैं अपन। एनवी कक्षा की आ गई त्रिज्या। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, Z बराबरी से 1, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, और साथ में क्या होता है, प्रथम कक्षा के लिए है तो N बराबरी से 1। ये दोनों मान यहाँ पे रखेंगे। क्या आ जाएगा भाई, R1, N की जगह क्या आएगा 1, पहली कक्षा की त्रिज्या। R1 बराबरी से मान रखो, N की जगह यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता, तो यहाँ 1 हो गया, ये नहीं लिखेंगे अपन, क्या आएगा h² ε0 बटे में Z की जगह भी 1 हो गया, क्या आ गया e² πm या πm², ठीक है। ये आ गई प्रथम कक्षा की त्रिज्या। अगर हम इसमें सबका मान रख दे, h का मान 6.6 गुणित 10⁻³ 34 प्लांक नियतांक, ε0 का मान 8.854 गुणित 10⁻³ 12, ई का मान 1.6 गुणित 10⁻³ 19, पाई का मान 3.14 और एम का मान 9.1 गुणित 10⁻³ 31 किलोग्राम अगर रख दे तो क्या आता है हल करने पर, प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 गुणित 10⁻³ या उसको एंगस्ट्राम में लिखते, आया था ना। हाँ, फिर उसके बाद इसको भी अपन एक समीकरण दे देते अपन, इसको मान लो 2 दे दिया और इसको मान लो अपन ने 3 दे दिया। फिर क्या करेंगे, दोनों का भाग करेंगे, समीकरण 2 भागित समीकरण 3, LHS बटे LHS Rn बटे R1, ठीक है। अब इसके बटे ये वाला आएगा तो देखो क्या सब कट जाएगा, समान h² ε0 से h² ε0 और बटे वाले से पूरा बटा वाला भी कट जाएगा, है ना, Z1 के लिए है या हाइड्रोजन के लिए, तो क्या बचेगा, केवल n² बचेगा, है ना, तो यहाँ n² लिख देते बटा हुआ, तिर्यक गुणा करेंगे तो Rn बराबरी से आएगा n² इंटू R1। इस फार्मूले से हम हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हैं। द्वितीय कक्षा की त्रिज्या के लिए n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 का वर्ग आएगा और यहाँ R1 की जगह क्या आएगा 0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने निकाला तो कितना आया था, 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था एंगस्ट्रॉम में। ऐसे ही अगर मान लो अपने को सवाल आ गया प्रश्न कि भाई हाइड्रोजन परमाणु की 10वीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो, तो अपन 10वीं की भी निकाल सकते हैं। n की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ 10, यहाँ 10 का वर्ग 100 और गुणित ये तो 53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसमें 100 का गुणा करेंगे 0.2 अंक तो सरक जाएंगे, कितना आ जाएगा 53 एंगस्ट्रॉम आ जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं ना, ये इससे सवाल भी हल कर सकते हैं। मतलब यहाँ से क्या पता चला हमको, यहाँ से ये पता चला कि जो त्रिज्या होती है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये यहाँ से पता चला अपना, है ना। आर्यन प्रोपोर्शनल है इसका, बाकी सब नियत मान ले तो इसको क्या बोलेंगे कि जो बोर कक्षा की जो त्रिज्या होती है वह क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब अपन वेग ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, बोर मॉडल के आधार पर एनवी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर ली, अब हम इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दो, बोर मॉडल के आधार पर बोर मॉडल के आधार पर एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। तो अभी हमने इसके पहले एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया था, तो वो पहले लिख लेंगे अपन। हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या
क्या होता है भाई फार्मूला, आर बराबरी से या आर्यन बराबर से भी लिख सकते, बताओ क्या होता, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्साइनो 0 बटे पाई एम ई स्क्वायर था नहीं, ये पहले लिख देंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद में अपने को वेग ज्ञात करना है, तो बोर का क्वांटम प्रतिबंध लगाएंगे, बोर के क्वांटम प्रतिबंध से, बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या होता है भाई, कोणीय संवेग का मान mvr बराबरी से होता है nh/2π। यहां से v का मान चाहिए अपने को, इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करना है अपने को, वेग, तो v बराबर से mr का क्या कर दो पक्षांतर, v बराबर से आ जाएगा nh/2πmr, वही वाला पुराना वाला किया हम v बराबर से निकाल। अब यहाँ r का मान रख दो, इसको दे दो समीकरण नंबर, पिछली बार 2 कितने हो गए, 4 हो गए थे, 5 हो गए, 6 दे दे, मैं तो शुरुआत से चालू करो भाई, इसको 1 दे दो यहाँ पे और इसको क्या कर दो 2 दे दो, ठीक है, इसको 2 दे दो। अब समीकरण 2 में r का मान रखने पर, ये r का मान रखेंगे अपन समीकरण 1 से यहाँ पे, तो v बराबरी से NH, ये NV कक्षा के लिए लिख रहे हैं NH/2πm, ये अलग लिख दिया NH/2πm। अब r की जगह मान रखना है, देखो r की जगह कैसे मान रखेंगे, r का मान ये है, तो ये ऊपर वाला पहले नीचे आएगा यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्साइनो 0, और उसके बट्टे में जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, बट्टे के बट्टे वाला ऊपर, यहाँ ऊपर लिख देंगे n क्या आएगा पाई एम ई स्क्वायर आ जाएगा। सरल करो, जो जो कटता है उसे काट दो, n से एक घात कट गई, h से भी एक घात कट गई, यम से यम कट गया, पाई से पाई कट गया, और कुछ नहीं कटा। ठीक है, बचा वाला लिख लेंगे, क्या बचा भाई, v बराबरी से बचा, ऊपर केवल ई स्क्वायर बचा, उसके बाद में नीचे देखो, हाँ 2n और एप्साइनो 0, इतना बचा। ठीक है, अब इसको, इसमें अगर हम ये NV कक्षा का वेग आ गया, Vn बराबर से भी लिख सकते हैं, अतः करके लिख देते इधर, अतः NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इसी को Vn करके लिख देंगे, Vn बराबरी से आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2n h एप्साइनो 0, समीकरण नंबर 3 दे देते है ना, क्योंकि यहाँ n आया है ना, इसलिए ये NV कक्षा का वेग है। अब इसे मान रख के हल करो, तो Vn बराबरी से, सबका मान अपने को पता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 पूरे का स्क्वायर 2 n, अभी हाइड्रोजन के लिए लिखना था अपने को, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक 1 होता है, Z बराबर से 1 होता है, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा के लिए लिखना है, प्रथम कक्षा में n बराबर से क्या होता है 1, n का मान 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा भाई, n की जगह V1 हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के लिए लिखेंगे, V1 बराबरी से
ई स्क्वायर अपॉन 2 और n की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, और एच एप्सिलॉन जीरो। समीकरण नंबर अब इसको देंगे 4। अब इसको मान रख के हल करेंगे तो v1 बराबरी से अगर हम इसको मान रख के हल करते, e का मान 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19, h का मान प्लांक नीयतांक 6.6 गुणित 10 की घात ऋण 34 और एप्सिलॉन जीरो का मान 8.854 गुणित 10 की घात ऋण 12 रख के अगर हल करें, हल करने पर हम डायरेक्ट लिख देते 2.19 गुणित 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड वेग आता है। ये क्या आया भाई? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। जैसे यहाँ पे ये पहली कक्षा है तो ये पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है। अब अपने को मान लो दूसरी कक्षा में ज्ञात करना है या तीसरी कक्षा में ज्ञात करना है, तो उसके लिए वही वाला तरीका जो पिछली बार लगाया था। क्या करेंगे? v1 में v1 का भाग दे देंगे। समीकरण 3 भागित समीकरण 3 भागित समीकरण 4। 3 में 4 का भाग दे दो भाई। ये LHS बटा LHS V1 बटा V1 बराबरी से इधर RHS में RHS का भाग दो तो मौखिक देख लो भाई क्या बचेगा। तो ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएंगे, ये बटे वाले भी 2h एप्सिलॉन जीरो कट जाएगा। क्या बचेगा? केवल n, वो भी काय में बचेगा? बटे में, मतलब 1/n बचेगा, ठीक है। अब पक्षांतर करो v1 का, यहाँ पहुंच जाएगा तो vn बराबरी से आ जाएगा v1 बटा n। इस सूत्र से हम किसी भी कक्षा का वेग निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग। जैसे दूसरी कक्षा का बोला तो यहाँ क्या हो जाएगा? v2 बराबर v1 बटे 2, मतलब ये रख देंगे v1 का मान 2.19 गुणित 10 की घात 6 और बटे 2 का क्या कर देंगे? भाग। तो दूसरी कक्षा का वेग आ जाएगा, तीसरी कक्षा का, चौथी कक्षा का, ऐसे हम किसी भी कक्षा का वेग निकाल सकते हैं, है कि नहीं? यहां से हमको यह पता चलता कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो क्वांटम संख्या की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, v प्रोपोर्शनल 1/n। इसको शब्दों में लिख लेते अर्थात करके। अतः क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन का वेग इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या या कक्षा की क्रम संख्या। इलेक्ट्रॉन का वेग कक्षा की क्रम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता। ये आ गया भाई इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है भाई व्यंजक। क्या? बोर मॉडल के आधार पर एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अपन ने मान लिया कि ये जेडी आवेश का नाभिक है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है, r मीटर दूरी पर स्थित है, जिसका द्रव्यमान m है और यह v वेग से नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। तब एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबरी से, अब ऊर्जा को अपन दो भागों में बांटेंगे, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मान रखो En बराबरी से गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सभी को पता है, 1/2 mv² प्लस, अब स्थितिज ऊर्जा पूछा तो स्थितिज ऊर्जा मतलब ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, आपने पढ़ा है ना। तो कार्य बराबर से क्या होता है? कार्य बराबर सूत्र बल गुणित विस्थापन, F गुणित R। अब यहाँ पे देखो बल कितना लग रहा, बल कौन सा बल? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल, विद्युत बल। अपने को पता है कितना होता है विद्युत बल? 1/4πε0 इंटू Ze नाभिक पर आवेश, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है इसलिए माइनस ही आएगा, और बटे क्या होता?
आर स्क्वायर। ये अपन ने लिखा है ना विद्युत बल, और ये बल का मान हो गया और गुणित ये आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मान रखेंगे, यहाँ विद्युत स्थिति ऊर्जा लिखना है। विद्युत स्थिति ऊर्जा मतलब कार्य, कार्य बराबर से क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल की जगह लिखेंगे विद्युत बल 1/4πε0, फिर Q1 Q2 की जगह JD इंटू माइनस ई बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये बल हो गया, और गुणित ये विस्थापन का आर लिखेंगे। बात समझ में आई नहीं, ये कैसे लिखी स्थिति ऊर्जा? नहीं तो फिर अपन ने 11वीं में पढ़े हैं, तो उसमें जब स्थिति ऊर्जा आती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस चिन्ह आएगा, और बटे में केवल आर आता है, क्योंकि ये देखो आर से ये क्या हो गया, कट जाएगा ना, स्थिति ऊर्जा में आर आता है। हाँ, अब En बराबरी से 1/2 mv स्क्वायर, और ये माइनस का गुना होगा तो यहाँ माइनस सामने आ जाएगा। अब इसको बचा वाला लिख दो भाई, क्या क्या बचा, ऊपर बचा अपना जेड ई स्क्वायर, और बटे में बचा 4πε0 r। विद्युत विभव का व्यंजक पता है ना आपको स्थिति ऊर्जा का, v बराबर से क्या था, 1/4πε0 इंटू Q/r आता है ना, इसलिए स्थिति ऊर्जा में बटे में आर आता है। उसके बाद इसको समीकरण दे दो, समीकरण 1। अब अपन शर्त लगाएंगे गतिज संतुलन वाली। क्या होता है भाई, गतिज संतुलन में, गतिज संतुलन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी विद्युत बल इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। लिख लो एक लाइन, गतिज संतुलन में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। अर्थात क्या होता भाई, अभिकेंद्री बल बराबर से स्थिर विद्युत बल, मतलब mv²/r बराबरी से विद्युत बल 1/4πε0 इंटू JD इंटू ई और बट्टे आर स्क्वायर। ये अपने पहले भी लिखा है, बोर मॉडल की 5वीं शर्त। ठीक है, क्या होता भाई इसमें, आर से एक घात क्या कर दो, काट दो। mv² बराबर से बचा वाला लिखो, mv² बराबरी से आ गया, ऊपर क्या आया भाई, ZE² बटे 4πε0 r, समीकरण नंबर 2। अब ये mv, अपने को तो ऊर्जा ज्ञात करना है, En का मान, ये mv² का मान यहाँ पे अपन रख देंगे। ठीक है ना, En का मान ज्ञात करना। तो आगे वाली क्या स्टेप आएंगी भाई, कि mv² का मान समीकरण 1 में रखने पर mv² का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखो, यहाँ पे रख रहे हो, En बराबरी से 1/2 जैसा का वैसा पहले लिखेंगे 1/2, फिर mv² का मान ये वाला यहाँ से देख के लिख लो, ZD² गुणित ZD² बटे 4πε0 r। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे मान रखे 1/2, mv² का मान लिख दिया, फिर माइनस ZE² बटे 4πε0। समान संख्या
कॉमन निकाल लो, क्या क्या निकलता कॉमन, En बराबर से, तो देखो जेडी स्क्वायर अपॉन 4πε0r दोनों में है, कॉमन निकाल लो, जेडी स्क्वायर बटे 4πε0r हमने निकाल लिया कॉमन। क्या बचा पूछते, यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा, लेकिन और माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, ये तो पूरा निकल गया, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 माइनस 1, 1 में से आधा गया, आधा बचा, वो भी ऋण वाला बड़ी संख्या के चिन्ह, -1/2 बचा है, तो वो -1/2 सामने ला लो, En बराबरी से जेड ई स्क्वायर बटा 4πε0r, और यहाँ बचा अपना कितना, ऋण 1/2 बचा, ऋण 1/2 का इधर गुणा कर दो, तो अपना एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना आ जाएगा भाई, En बराबरी से माइनस सामने आ जाएगा, माइनस, और ऊपर आएगा जेड ई स्क्वायर बटे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8πε0, ये एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक है। इसको हम और बढ़ा सकते थोड़ा सा, कैसे, यहाँ आर का मान रख देंगे, आर का मान n स्क्वायर h स्क्वायर ε0 अपॉन πm स्क्वायर, ये रख दो, उसमें रखने पर En बराबरी से जेडी स्क्वायर बटे यहाँ पे 8πε0 जैसा का वैसा, ठीक है, ये लिख दिया हमने, माइनस जेडी स्क्वायर अपॉन 8πε0, अब आर का मान लिखो यहाँ से, तो आर का मान यहाँ बटे में रखना है, तो n स्क्वायर h स्क्वायर ε0, ये ऊपर वाला आ गया, और उसके बटे वाला आप कहाँ जाएगा, ऊपर, तो πm स्क्वायर, जो कटता उसे काट दो भाई, क्या कट रहा, पाई से पाई यम, और कुछ कट रहा नहीं है, कुछ नहीं कट रहा है ना, तो बचा वाला लिखो, En बराबरी से क्या बच गया भाई, माइनस, ठीक है, जेड, यम भी बचा है ना, यम ई की घात कितना हो जाएगा, 4, ई स्क्वायर ई की घात 4 बटे 8, फिर उसके बाद ε0 का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा ε0 स्क्वायर, n स्क्वायर और h स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो n को छोड़ के बाकी राशि है, कौन कौन सी, जेड यम, कौन से, उसको एक नियतांक के बराबर मान लेते हैं, r बराबर क्या होता है, माइनस नहीं, जेड यम जेड ई की घात 4 बटे 8 ε0 स्क्वायर और h स्क्वायर, क्योंकि ये जो राशियां है ये सब नियत होती है, सब निश्चित है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के लिए 1 होता, आवेश इलेक्ट्रॉन का ये भी पता है, अपने को पता है ना, ये सब नियतांक राशि है, इसको एक नियतांक के बराबर मान लेते हैं आर, और आर को कहते हैं हम रीडबर्ग नियतांक, ये आर को क्या कहते हैं, रीडबर्ग नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो इतनी राशि को अगर अपन यहाँ नियतांक मान ले तो बचा क्या, तो हम ऐसा लिख सकते En प्रोपोर्शनल -1 अपॉन n लिख सकते ना, इसको शब्दों में कैसे बोलेंगे कि एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षा की क्रम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसमें एक बात समझो, n का मान अगर कम होगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि बटे में, पर ये माइनस चिन्ह आ गया ना तो उल्टा होगा, मतलब क्या, n का मान अगर कम होगा तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा, मतलब
अगर कक्षा की क्रम संख्या कम है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा में पास में है, कम है, तो ऊर्जा भी क्या होंगी उसकी कम होगी। और जो ज्यादा दूर होगा, है ना, कम संख्या अगर ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी ज्यादा होगी। ये बता बोर मॉडल के अनुसार। तो लिखते हैं अपन, अतः एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऊर्जा कक्षा की क्रम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, शब्दों में लिख दिया हमने, ये खालिस्तान वगैरह में पूछ सकते हैं, हमको याद रखना है कि एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात क्या, अर्थात क्वांटम संख्या n अधिक होंगी तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी अधिक होगी, ऊर्जा भी अधिक होगी। और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, इसके विपरीत, अगर क्वांटम संख्या n का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम। ठीक है, किसके कारण आया ये, माइनस चिन्ह के कारण। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक कई बार 4 नंबर में आता है, और इसमें आपको पता होगा दोनों तीनों जो व्यंजक है उसमें आर के मान की जरूरत पड़ती है अपने को, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक है। एक समझ लो, सबसे पहली परिभाषा है उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा या इसको उत्तेजन विभव भी कहते हैं, नाम से पता चलता उत्तेजन, हमने बताया था जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तेजन। ठीक है, और उच्च से अगर निम्न में जाता है तो उसको बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, तो उत्तेजन ऊर्जा की परिभाषा, परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा या परमाणु द्वारा अवशोषित वह अधिकतम ऊर्जा जिससे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, परमाणु की उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है ना। परमाणु द्वारा अवशोषित वह अधिकतम ऊर्जा जिससे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है उसको उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। अब इसका मान अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के लिए प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा 12.1 इलेक्ट्रॉन, तृतीय उत्तेजन ऊर्जा चतुर्थ, ऐसा होता है। ठीक है, ये अपने को दो याद रखना है। आयनन ऊर्जा की परिभाषा देखते हैं, किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, ये अधिकतम होती है और ये क्या होती है न्यूनतम। वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे अवशोषित करके सबसे बाहरी कक्षा का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह सदैव के लिए परमाणु से अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, या अर्थात अनंत या शून्य ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा ये सभी के लिए समान होती है, प्रथम बोलो द्वितीय बोलो, सबका मान क्या होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो कभी कभी भाई ये दो परिभाषा भी पूछ सकते हैं।